दिल्ली शहर दिलवालों का शहर माना जाता है। दिल्ली शहर हमारे देश की राजधानी है, जो कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस सिटी उसको बना देती है। लेकिन हाल ही में दिल्ली के अंदर जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो ज़रूर दिल्ली वालों के दिलों को ठेस पहुंचाई होगी। जैसे कि दिल्ली में अपार प्रदूषण का फैल, दिल्ली के जेएनयू कैंपस में अटैक होना। जेएनयू कैंपस जो कि भारत में सबसे बड़े कॉलेजेस, सबसे बड़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है जेएनयू, उसके कैंपस में अटैक होना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस ब्रुटैलिटी का देखा जाना। अरे भैया, जब हम दिल्ली में इतना ज़्यादा दुखदाई स्टेट था, जब दिल्ली में इतने गंदी तरीके से दंगे भड़का दिए गए थे, लोगों के घर जला दिए गए थे, डेड बॉडीज़ नालों में पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा एक ग्राफिक सिचुएशन बन चुकी थी वहाँ पे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में झोपड़पट्टियों के आगे दीवार बना के नमस्ते ट्रम्प का आयोजन कर रहे थे। ऐसी कई सारी हाल ही में हुई सिचुएशंस दिल्ली को एक बहुत ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट स्टेटस दे चुका है और दिल्ली को बर्बाद करे जा रहा है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी पॉलिटिकल वेंडेटा वाली चीज़, एक टॉपिक है जो कि कई सारी पार्टीज पिछले 30 सालों से उठाई जा रही है दिल्ली के अंदर। वो है दिल्ली फुल स्टेटहुड का मामला। आज के वीडियो में मैं इसी दिल्ली स्टेटहुड के मामले के ऊपर फोकस करूंगा। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खोलेंगे, आज हम लोग आम आदमी पार्टी की भी पोल खोलेंगे और आज हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी पोल खोलेंगे कि दिल्ली फुल स्टेटहुड जैसे मामले को 30 सालों से अपने अपने इलेक्शंस के पहले जस्ट अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में डालकर लोगों का सपोर्ट गेन करना भले ही बड़ा आसान है, लेकिन ये आज की तारीख में कितना प्रैक्टिकल है, हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे दिल्ली की जनता पे, क्योंकि जनता ही राजा है और हमें जनता के ही बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हम लोग उसके भी बारे में बात करेंगे और क्या लीगैलिटी इश्यूज हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के ऊपर निर्देश हैं, हम लोग आज उसके भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली फुल स्टेटहुड के टॉपिक के ऊपर बात करने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली का पॉलिटिकल इतिहास हमें क्या कहता है। 1952 में दिल्ली को अपना पहला चीफ मिनिस्टर मिला, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी थे। उसके बाद क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश कई सारे टुकड़ों में था, कोई भी राज्य नहीं बने थे उस समय तक, तो राज्यों का गठन करने हेतु स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन हुआ था, जिन्होंने अपनी 1956 की रिपोर्ट में तीन पार्ट्स में स्टेट्स को डिवाइड किया था। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स और पार्ट सी स्टेट्स। अब जितने भी पार्ट सी के स्टेट्स थे उन सभी को यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया था और दिल्ली भी पार्ट सी के स्टेट्स में से एक आता था। अब क्योंकि दिल्ली देश का पावर सेंटर माना जाता है, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो वहाँ के लोगों को कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। वहाँ के लोगों को इलेक्शंस, वहाँ के अंदर इलेक्शंस होने ही चाहिए दिल्ली में। तो इसीलिए 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने एनसीटी एक्ट को लागू कर दिया था। अब ये एनसीटी एक्ट में क्या हुआ था, एनसीटी एक्ट के तहत दिल्ली के अंदर इलेक्शंस को वापस से चालू करने की अनुमति दी गई थी यूनियन के द्वारा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक विडंबना की बात है कि एनसीटी एक्ट सेंटर ने तो लागू कर दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के यूनियन टेरिटरी को इतनी ज़्यादा पावर्स ही नहीं दी कि जो उनकी सरकार है वो कुछ अच्छे से काम कर पाए। अब आप जैसे कि सेक्शन 44 ऑफ द एनसीटी एक्ट देखें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट को अगर आप देखें, तो उसमें उन्होंने कहा है कि एनी लॉ पास्ड बाय द एनसीटी लेजिस्लेटिव असेंबली नीड्स टू बी परमिटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी है, जिसको हम लोग दिल्ली सरकार भी कहते हैं, तो दिल्ली सरकार अगर कोई भी अपना कानून पास करती है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके ऊपर यूनियन सरकार को ही ठप्पा लगाना पड़ता है। अब आप इसीलिए देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा फुल स्टेटहुड के ऊपर बात चल रही है और ये इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इशू क्यों है, क्योंकि अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी कोई भी अपना कानून पास करेंगे तो उसके ऊपर ठप्पा लगाना पड़ेगा यूनियन सरकार को। जो 1998 में जब पहली बार दिल्ली के फुल स्टेटहुड के बारे में बात हुई थी, वो हुई थी मदन लाल खुराना जी के द्वारा, जो कि बीजेपी के ही थे, और उन्होंने पहली बार दिल्ली फुल स्टेटहुड के बारे में बात करी थी। लेकिन ये आज तक कभी संभव नहीं हो पाया।
शीला दीक्षित जी, लेट शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर 15 सालों तक राज किया एज अ सीएम, उन्होंने भी अपने 2013 के इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड प्राप्त होए, लेकिन उस समय भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया यूनियन सरकार के द्वारा। अब मैं आपको ये भी एक बार समझा दूं कि यूनियन सरकार को क्यों इस समय इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यूनियन सरकार कैसे दिल्ली गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन कर रही है, और क्या लीगल बैरियर्स हैं दिल्ली के फुल स्टेटहुड को पाने के सामने। अब एनसीटी एक्ट ऑफ 1991, जैसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम लोग कहते हैं, उसमें आर्टिकल 239, जिसमें यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं उनके ऊपर जो लॉज हैं वो आर्टिकल 239 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सम्मिलित हैं। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 239 ए को इंसर्ट किया गया। अब इस एक्ट में दिल्ली के ऊपर जो स्पेशल स्टेटस है जो दिल्ली का, उसके ऊपर बातचीत करी गई है, और दो तीन ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें, जैसे कि उसमें बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द अटमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली। और जो दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो ये है कि एलजी की हर दिल्ली जो भी अगर कोई भी लॉ निकालेगी तो एलजी को उसके ऊपर ठप्पा लगाना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और यदि कोई भी ओपिनियन डिफरेंस होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार के बीच में, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जिसे हम लोग कहते हैं उसके बीच में, तो फिर वो मैटर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगाएगा उस मैटर के ऊपर, और फिर प्रेसिडेंट की मर्जी से वो वाला मैटर आगे बढ़ेगा, वाला लॉ आगे बढ़ेगा। अब आर्टिकल 239 ए के तहत पुडुचेरी को भी दिल्ली के ही जैसा एक स्टेटस मिला है, लेकिन यही सेम जो एक इंसिडेंट, जो एक सिचुएशन एक जो क्रिएट हुई थी पुडुचेरी के अंदर, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमती किरण बेदी जी अपनी मनमर्जी चला रही थी, डिसीजंस को स्टॉल कर रही थी पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहाँ पे 2016 में मद्रास हाई कोर्ट ने रूल किया था कि एलजी कैन नॉट इंटरफियर इन द मैटर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैन ओनली वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये चीज़ दिल्ली के मैटर में नहीं देखी गई, और कई समय तक अनिल बैजल जी और नवाब जंग जी, जो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं आम आदमी पार्टी के टेन्योर के अंदर, उन्होंने कई सारे डिसीजंस को स्टॉल करके रखा कई सारा टाइम के लिए। उसके ऊपर प्रेसिडेंट के तरफ नहीं उनको फॉरवर्ड किया, या फिर खुद डिले किया डिसीजन देने में, या फिर कई सारे डिसीजंस तो दिल्ली गवर्नमेंट के उन्होंने ऐसे ही खारिज कर दिए। तो इसको एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नज़रिए से देखा गया कि, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है उसको बस यूनियन सरकार के टट्टू की तरह मान लिया गया, क्योंकि यूनियन सरकार के पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा कर रहे थे ये अनिल बैजल जी और नवाब जंग जी इनडायरेक्टली, जो कि बहुत ज़्यादा एविडेंट भी लग रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में उसे पॉइंट आउट किया। अब मैं आपको टाइमलाइन एक बार सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और दिल्ली के अंदर किस समय और किस स्ट्रक्चर में किए गए, और आज दिल्ली की क्या सिचुएशन आती है। अब ये बात होती है चालू 2015 से, जब दिल्ली सरकार पावर में आम आदमी पार्टी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है नवाब नजीब जंग। एक्चुअली में उनका नाम है नजीब जंग, लेकिन उनको प्यार से हम लोग नवाब नजीब जंग भी कहते हैं, इसलिए मैंने पहले नवाब जंग भी कहा था उन्हें। तो दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के पास चली गई थी, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया गया था ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करने के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, आपके जितने भी आईआरएस ऑफिसर्स हैं वगैरह वगैरह, वो सब आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपॉइंट करती हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार को अपने मन चाहे ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट करने नहीं दे रही थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में एक जजमेंट दे दी थी 2015 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि द ब्यूरोक्रेट अपॉइंटमेंट्स आर इलीगल। अब 2016 में आम आदमी पार्टी ने एक प्रपोजल दिया था फॉर फुल स्टेटहुड। उस प्रपोजल में उन्होंने कहा था कि जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसे यूनियन के ही अंडर रहने दीजिए, जो यूनियन के गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी होल्ड करती है। एक गवर्नर को अपॉइंट करिए और रिमूव दी एलजी पोस्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ये पोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अड़ंगा डाल रही थी दिल्ली सरकार के कामों के बीच में, उसको आप रिमूव कर दीजिए। और एक स्पेशल यूपीएससी का कैडर दिल्ली का होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पावर सेंटर है इंडिया का, और यहाँ पे बेस्ट ऑन बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स को बिठाना पड़ेगा। इसलिए, और ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट में भी जैसे 2015 में कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे वैसे आगे ना हो, इसलिए एक स्पेशल कैडर ही बना देना चाहिए यूपीएससी का दिल्ली के लिए।
अब क्योंकि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जद्दोजहद और ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ चुकी थी ऑन द मैटर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और एनडीएमसी मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर का मैटर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर का मैटर, ऐसी बहुत सारे मैटर्स थे जिनकी वजह से दिल्ली में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। जो दिल्ली सरकार के जो प्रोमिसेस थे 2014 के कि हम सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करेंगे, हम दिल्ली में वाईफाई प्रोड्यूस करेंगे, मेट्रो के फेयर्स हम ट्वीक करेंगे, तो वो सब नहीं हो पा रहा था क्योंकि एलजी उसको स्टॉल करके बैठ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने हिस्टोरिक जजमेंट में ये कहा था कि एलजी हैज़ नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर एंड कैनॉट ऑब्स्ट्रक्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीज पॉलिसीज। NCT government does not need concurrence by the LG on its decisions. If a difference of opinion occurs in some situations, decision is referred to the president. And अब जो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है इस जजमेंट में वो ये है कि जो टर्म है सिचुएशंस, इन सम सिचुएशंस, वो सिचुएशंस का टर्म क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें बदतर होती चली गई थी कुछ टाइम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने जजमेंट में ये भी एक अड़ंगा ख़त्म कर दिया था कि कौन सी पावर यूनियन के पास है, कौन सी पावर दिल्ली सरकार के पास है, बाय क्लियरली सेइंग कि लॉ, लैंड एंड ऑर्डर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे के सारे मैटर्स आपकी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होंगे और बाकी सारे के सारे मैटर्स होंगे आपके दिल्ली सरकार के अंदर। तो दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। किंतु अपने 2019 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में उन्होंने ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो मैटर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही अंडर होंगे, जिससे कि कई सारे पॉलिटिशियंस को अब गलत तरीके से फ्रेम भी किया जा सकता था, जो कि दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी हार साबित हुई थी 2019 में। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी को फुल स्टेटहुड की इतनी ज़्यादा चिंता हुई है, इतने ज़्यादा उन्हें क्यों डिमांड वो कर रहे हैं फुल स्टेटहुड की। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के बेसिक आर्गुमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिल्ली पुलिस, विच मीन्स दैट इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर क्राइम। द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी विच भी यूनियन के अंडर आती है। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके अंदर ही पूरे लैंड के जो राइट्स हैं, मतलब अगर कोई भी सरकारी ज़मीन है दिल्ली की तो सारी के सारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, जो कि यूनियन सरकार के अंदर आती है। तो अगर दिल्ली सरकार को कोई भी लैंड चाहिए, जैसे कि अगर उन्हें कोई स्कूल बनाने हैं या फिर अगर उन्हें कोई पार्क्स बनाने हैं, तो वो लैंड का सैंक्शन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्हें आसानी से देती नहीं है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली भी यूनियन सरकार के अंदर आती है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि अगर सिटीजन्स को कुछ भी अपनी काम करवाने हैं म्यूनिसिपैलिटी से, तो उन्हें कई सारी एजेंसीज के पास जाना पड़ता है। कोई दिल्ली सरकार के अंदर आती है, कोई यूनियन सरकार के अंदर आती है, जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है और हार्ड बना देता है दिल्ली के आम जनता के लिए। और दिल्ली मेट्रो भी यूनियन सरकार के अंदर आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर केजरीवाल जी कोई भी अपना प्राइसेस में थोड़ा सा भी ट्वीक करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ यूनियन सरकार के अंडर आती है। अब हम लोग बात करते हैं अन्य मेजर पार्टीज़ की, उनका क्या स्टांस है इस पे। सबसे पहले बात करेंगे द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जो कि 2013 में तो शीला दीक्षित जी कई ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ उठा रही थी दिल्ली फुल स्टेटहुड के लिए, किंतु परंतु 2019 के अंदर उनके स्वर बिल्कुल ही बदल गए। वो ये कहने लग गए कि आम आदमी पार्टी की जो कैंपेन है फॉर फुल स्टेटहुड वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि दिल्ली सरकार का इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने हैं, आपको दिल्ली फुल स्टेटहुड चाहिए उसके लिए, तो यूनियन सरकार ही कर पाएगी। और दिल्ली को फुल स्टेटहुड तभी मिल सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन में से आर्टिकल 239AA को रिपील किया जाए, फिर उसको अमेंड किया जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स को सीमित किया जाए। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ को मैनिफेस्टो में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती है। वहीं 2013 में दिल्ली सरकार, जो कि हेड कर रही थी शीला दीक्षित जी, डिमांड करे जा रही थी फुल स्टेटहुड के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसमें हिपोक्रेसी सामने से नज़र आ जाती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि इस समय यूनियन में है। देखिए, सबसे पहली जो डिमांड उठाई गई थी फुल स्टेटहुड के लिए, वो भी उठाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ से। 2013 में भी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने भी
कई ज़्यादा ज़ोर शोरों से यूपीए सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई करते हुए ये कह दिया था कि यूपीए सरकार अपने पावर को कंट्रोल करने हेतु दिल्ली को फुल स्टेटहुड नहीं दे रही है, यूपीए सरकार बड़ी ऑटोक्रेटिक है। लेकिन भैया अब क्या हो गया जब आप ही के मनोज तिवारी जी आम आदमी पार्टी के ऊपर कटाक्ष से मार रहे हैं, कहते हुए कि दिल्ली फुल स्टेटहुड कतई पॉसिबल नहीं है, दिल्ली फुल स्टेटहुड आपको नहीं दी जा सकती है, ये दिल्ली का बंटवारा कर देगी, ये दिल्ली के अंदर हीन भावना ले आएगी। ऐसी अल्टू पल्टू स्टेटमेंट सुनने के बाद तो हम भी एक ही स्वर में कह सकते हैं हम सभी कि भैया हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन दिल्ली कि फुल स्टेटहुड के लिए क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और मेरे हिसाब से आगे क्या वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए, अब वो मैं आपको अगले सेक्शन में बताता हूँ। दिल्ली के बारे में और चर्चा करने के पहले हम लोग ये भी जान लें कि ग्लोबल एग्जाम्पल्स हमें क्या कहते हैं। जहां वॉशिंगटन डीसी और मेक्सिको सिटी जैसे कैपिटल्स सीधे सीधे यूनियन या फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं, वहीं ब्रसल्स, बर्लिन और लंदन जैसे कैपिटल्स को उनकी लोकल गवर्नमेंट ही गवर्न करती है। तो अब दिल्ली को इनमें से कौन सी साइड पर रहना चाहिए, इसके आर्गुमेंट्स हम लोग दोनों पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब जो लोग दिल्ली फुल स्टेटहुड के पक्ष में तर्क देते हैं, उनके तर्क नॉर्मली ऐसे होते हैं कि दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है तो यूनियन सरकार उन्हें अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाएगी, यूनियन सरकार के ऊपर एक बोझ आ सकता है, दिल्ली एक अपने आप में ही बहुत बड़ी सी इकोनॉमी है, कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट फॉर सिटीजन्स, क्योंकि दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो तो सारे यूनियन सरकार के अंडर आ जाते हैं और कई सारी चीज़ें टेली गवर्नमेंट के अंडर, तो वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी एक आ जाती है। एफिशिएंसी एक इन गवर्नमेंट के ऊपर भी एक सवाल उठता है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को लैंड रेवेन्यूज़ के थ्रू पैसा नहीं मिलता है क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनियन सरकार के अंडर है, जिसके ऊपर सारे लैंड राइट्स आते हैं दिल्ली के। और दिल्ली में एक बहुत ज़्यादा हाई क्राइम रेट भी है, जैसे हम लोग जानते हैं। दिल्ली को कई सारे पॉलिटिशियंस तो रेप कैपिटल भी बता चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई है। कि और दिल्ली की जो हाई क्राइम रेट है उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को लॉ एंड ऑर्डर के भी पावर्स दे दिए जाएं, क्योंकि अगर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक शहर के क्राइम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे सकती है, उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको पूरे नेशनल लेवल पे चीज़ों को सुपरवाइज करना होता है। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन सरकार के ऊपर भी ये हाई क्राइम रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दो तो ये उनके लिए भी नाइंसाफ़ी होगी। अब दिल्ली फुल स्टेटहुड के विपक्ष में क्या तर्क उठते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यू कैनॉट लेट अ नेशनल कैपिटल अंडर अ स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपकी नेशनल कैपिटल है, अगर आपके देश की सबसे ज़्यादा ये आपके देश का पावर सेंटर माना जाता है, तो आप इसको एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही सारे आपके नेशनल ऑफिसेज भी हैं, आपके सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको लैंड एलोकेट ना करे तो प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी उठ सकते हैं। ऑल्सो दिल्ली का जो बजट निकलता है, जो इतना बड़ा जो मैसिव बजट निकलता है दिल्ली के लिए, वो भी यूनियन सरकार ही फिनेंस करती है। और भले ही दिल्ली अपने आप में इतनी ज़्यादा ह्यूज इकोनॉमी हो, लेकिन दिल्ली कभी भी दिल्ली सरकार अपने बलबूते पे कभी भी एयरपोर्ट्स नहीं बनवा सकती, फ्लाईओवर्स नहीं उतना ज़्यादा बनवा सकती, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जैसे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होल्ड नहीं करवा सकती, क्योंकि उनके पास अपने बलबूते पर उतना ज़्यादा बजट नहीं है। और क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे बहुत सारी ग्रैंड स्कीम पे चीज़ें होती हैं, इसलिए जो बजट फिनेंसिंग है वो भी फिर सेंटर आपको नहीं दे पाएगा, जिससे कि दिल्ली का चार्म, अट्रैक्शन और प्रेस्टीज तीनों ही कम हो जाएंगी। अब इस मैटर के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि मेन लुटियंस दिल्ली सेंट्रल विस्ता का जो एरिया जिसके अंदर आता है, जहाँ पे सारे मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसे यूनियन गवर्नमेंट के ही अंडर रहना चाहिए और उसके लिए एक स्पेशल सेंटर कंट्रोल पुलिस फोर्स भी बनानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस और पावरफुल एरिया है इंडिया का। Rest of the area of the NCT to be fully under the Delhi state government. The Article 239AA of the Indian Constitution should be repealed or amended. A special cadre of the UPSC should be made for Delhi, जिससे कि ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट में कुछ ज़्यादा गड़बड़ी ना हो और ज़्यादा इजीली चीज़ें हो सकें, क्योंकि दिल्ली में आप देर नहीं कर सकते बाबू, दिल्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के लिए। एक लास्ट चीज़ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी डिफंक्ट बना देना चाहिए और दिल्ली
को इंक्लूड कर देना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, पंचायती राज जिसके अंदर कहा गया है, क्योंकि दिल्ली एकमात्र शायद से जगह है इंडिया में जहाँ पे पंचायत ही नहीं है, जबकि दिल्ली जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में 11 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, 300 विलेजेस आ जाती हैं और 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आ जाती हैं। तो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, 300 गाँव के लिए एक भी पंचायत नहीं बनी हुई है। तो इसीलिए 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को भी इंक्लूड कर देना चाहिए, जिससे कि गाँव वालों को स्पेशली ज़्यादा एफिशिएंट गवर्नमेंट और ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजंस मिल पाए। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे ही ख़त्म हुआ। मैं बार बार आपको सॉरी तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया इस वीडियो को। 35 दिन बाद ये नया वीडियो आया है। मैं खुद बहुत ज़्यादा शर्मनाक हूँ। कोशिश करूँगा कि आगे नए वीडियोस थोड़े जल्दी डाल पाऊँ, लेकिन कमिटमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अब मेरे स्कूल्स भी चालू हो चुके हैं, अब मेरे कोचिंग क्लासेस भी चालू हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा बिज़ी हो गए हैं हम भी। तो इसीलिए ये वाला अब मैं नए वीडियोस थोड़े टाइम से ही डालूंगा, लेकिन उतना जल्दी डाल पाऊँ या ना डाल पाऊँ वो नहीं पता मुझे। बट स्टिल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you like the way I make my videos and I do my analysis. Also, please follow me on Instagram at smallwitty. Till then, take really good care of yourselves. Stay safe, stay healthy, stay at home, and bye bye.